रतन टाटा भारतीय उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित नामों में से एक हैं। उनका जीवन सिर्फ एक व्यवसायिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये परोपकार, नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रतीक है। रतन टाटा ने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर भी अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाने और उद्योगों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। शुरुआती जीवन और शिक्षा। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो टाटा परिवार के प्रतिष्ठित सदस्य हैं जो लंबे समय से भारतीय उद्योग और समाज में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। रतन के पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा का तलाक हो जाने के बाद रतन का बचपन उनकी दादी नवाजबाई टाटा की देखरेख में गुजरा। शिक्षा के क्षेत्र में रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने शिमला के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर स्थित प्लांट में काम किया। यहां उन्होंने सबसे निचले स्तर से काम करना शुरू किया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उस समय घाटे में चल रही थी। उनके नेतृत्व में नेल्को ने अपनी स्थिति को बेहतर किया और मुनाफे में आ गई। 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन का पद छोड़ा तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उस समय टाटा समूह के कई बड़े बड़े व्यवसाय अलग अलग निदेशकों द्वारा चलाए जा रहे थे। रतन टाटा ने संगठन में एक रूपता लाने के लिए समूह की कंपनियों में संरचनात्मक सुधार शुरू किए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। 2000 में टाटा टी ने टेटली को खरीदा, जो एक ब्रिटिश चाय कंपनी थी। इसके बाद 2004 में टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरियाई कंपनी डेवू कमर्शियल व्हीकल्स का अधिग्रहण किया। रतन टाटा की एक और बड़ी उपलब्धि थी टाटा नैनो का निर्माण। ये उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने भारत में आम आदमी के लिए एक किफायती कार का सपना देखा। 2008 में टाटा मोटर्स ने नैनो को बाजार में उतारा, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जाना गया। उनके परोपकारी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान देखने को मिला। उन्होंने न केवल अपने होटल ताज को फिर से बनाने के लिए तुरंत कदम उठाए, बल्कि हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों की भी मदद की। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जो उन्हें उनके उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिले। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली। उनके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा समूह का नेतृत्व सौंपा गया। हालांकि 2016 में साइरस मिस्त्री को पद से हटाकर रतन टाटा ने अस्थायी रूप से फिर से समूह का नेतृत्व संभाला, जब तक कि नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई। उसके बाद 2017 में एन चंद्रशेखरन को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो एक उद्योगपति से परे एक महान समाजसेवी और दूरदर्शी नेता के रूप में भी पहचानी जाती है। उन्होंने न केवल भारतीय उद्योग जगत को नई दिशा दी, बल्कि समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सिद्धांत, नैतिकता और नेतृत्व की मिसालें भारतीय कॉर्पोरेट जगत में सदियों तक याद की जाएंगी।